हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जी क्लास में। तो दोस्तों 1000 जीके जीएस की श्रृंखला में दोस्तों आज हम लोग मॉक टेस्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 25 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के, जो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए और अन्य भी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ के अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, इसमें दोस्तों आपको फुल एनालिसिस के साथ मैं आपको कराने वाला हूं। और दोस्तों हर एक क्वेश्चन का फुल डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये जो मेरी क्लास आती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, डेली 10 AM पे आती है सुबह में। तो आप लोग मुझसे जुड़ कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और परीक्षा में दोस्तों अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट मोटिवेशन कोर्स पे पढ़ते हैं। मोटिवेशन कोर्स है आज का, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात है। दोस्तों आप कामयाब हो या ना हो ये तो अलग बात है, लेकिन आप अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो आप कामयाब कैसे होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मेहनत करना है, जम के तैयारी करनी है, जिससे आपको निश्चय ही सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे दोस्तों आप हम देखना चाहते हैं कि आप 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन कर लेते हैं और अपनी तैयारी को आप कितना % तैयार कर चुके हैं, ये हम लोग वीडियो के लास्ट तक देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको हर क्वेश्चन पे 10 सेकंड का वक्त दूंगा, उतने में आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रमुख कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। मैं टाइमर स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड मालपास जी। वर्ल्ड बैंक के इस समय जो वर्तमान में प्रमुख हैं या हेड हैं, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ध्यान रहेंगे जो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक के हेड का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर जो होता है दोस्तों, वो कितने साल का होता है, वो 5 ईयर का होता है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और दोस्तों ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो वर्ल्ड बैंक में सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 189 देश हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों की जानकारी के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, EEG। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसीफिलोग्राफ। तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती हैं उन्हें पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोइंसीफिलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रहेंगे जो ECG है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो दोस्तों इसके द्वारा जो होता है वो हृदय संबंधी बीमारियों की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों EEG का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोइंसीफिलोग्राफ। तो ये आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, इसके द्वारा मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का जानकारी का पता लगाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका आंसर आप लोग देंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक कर दें, शेयर कर दें
और यदि हमारे आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु। तो दोस्तों, जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है या प्रतिवर्ती क्रिया, वो दोस्तों ध्यान रहेंगे मस्तिष्क के मेरुरज्जु के द्वारा की जाती है। ये जो मेरुरज्जु है दोस्तों, वो ध्यान रहेंगे जो अपना पीछे की रीढ़ की हड्डी वाली होती है दोस्तों, वहाँ से इसका लिंक होता है। यहीं से दोस्तों जो रिफ्लेक्सिव एक्शन है वो कंट्रोल किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों कि जब भी आप कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं और अचानक से दोस्तों आपको सांप दिखाई दे देता है, तो आप दोस्तों क्या होते हैं, अचानक से डर जाते हैं और या अचानक से कूद जाते हैं। तो दोस्तों यही क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। दोस्तों आप अचानक से सांप को देखते हैं और कूद जाते हैं, या वहाँ से भाग जाते हैं, या डर जाते हैं, यही जो होता है दोस्तों, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से टिक्का रोग किससे संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो टिक्का रोग होता है वो मूंगफली से संबंधित है। और दोस्तों ध्यान रहेंगे, आलू का एक बहुत ही फेमस रोग है दोस्तों, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ब्लैक हार्ट रोग। जो ब्लैक हार्ट रोग होता है वो किससे संबंधित है? तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो ब्लैक हार्ट रोग होता है वो आलू से संबंधित रोग है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो धान के लिए होता है दोस्तों वो खैरा रोग होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और गेहूं के लिए रोग है दोस्तों, वो नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो गेहूं के लिए है वो ब्लैक रस्ट रोग है। और एक और बीमारी है दोस्तों करनाल और टुंडू रोग, ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे गेहूं के लिए है, ये गेहूं के रोग हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो वो दोस्तों ध्यान, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो मुखौटा लोक नृत्य है वो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है दोस्तों, उनका बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ध्यान देंगे, जो मुखौटा लोक नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और दोस्तों ध्यान रहेंगे, इसका एक और लोक नृत्य है दोस्तों जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, वो है दोस्तों युद्ध नृत्य। यदि आपसे पूछ दे कि जो युद्ध नृत्य है ये किस राज्य की है, तो ये भी दोस्तों ध्यान रहेंगे, ये भी अरुणाचल प्रदेश की है। तो आप लोग इसको ध्यान रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र है वो मैसूर में स्थित है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे केरल में है। यदि आपसे पूछ ले भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे दोस्तों बेंगलुरु में है। यदि आपसे केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र पूछ ले दोस्तों, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे नागपुर में है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो रंगास्वामी कप है वो हॉकी से संबंधित है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछ ले मेजर ध्यानचंद कप का संबंध किससे है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे
जो मेजर ध्यानचंद कप का संबंध है वो दोस्तों ध्यान रखेंगे हॉकी से संबंधित है। अगला नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगा खां कप पूछ ले तो ये भी दोस्तों ध्यान रहेंगे हॉकी से संबंधित है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप पूछ ले तो ये भी दोस्तों ध्यान रहेंगे हॉकी से संबंधित है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों ध्यान रहेंगे कि कई बार परीक्षाओं में राजधानी या मुद्रा से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग राजधानी और मुद्रा से संबंधित भी प्रश्न को हम लोग इसमें करने वाले हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्न। दोस्तों इसका कई लोग आंसर लगाए होंगे जिनेवा, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों, क्योंकि स्विट्जरलैंड का जो राजधानी है वो बर्न है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप लोग इसे गलत नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो भी हेडक्वार्टर स्थित हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान रहेंगे जिनेवा में दोस्तों WHO का मुख्यालय है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस का भी मुख्यालय दोस्तों ध्यान रहेंगे जिनेवा में स्थित है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व श्रम संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो भी जिनेवा में स्थित है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है वो जिनेवा नहीं बल्कि बर्न में है। तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में दोस्तों ध्यान रहेंगे सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था दोस्तों? तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे रमन इफेक्ट के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि दोस्तों प्रकाश से संबंधित है, तो आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे। और दोस्तों ध्यान रहेंगे सर CV रमन को 1954 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व भारती संस्था की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जिसने भी इसका राइट आंसर बी दिया है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, जिन्होंने विश्व भारती संस्था की स्थापना किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, यदि आपसे पूछ ले हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो भी दोस्तों ध्यान रहेंगे बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। और दोस्तों हम लोग पिछले सेट में डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं, सोशल सर्विस लीग की संस्था की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों ध्यान रहेंगे श्री नारायण मल्हार जोशी जी ने किया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों जिसने भी इसके पहले का मॉक टेस्ट नहीं दिया है, मैं उन तीनों मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य का गुर्दा खराब होने की स्थिति में रक्त शोधन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि किसी मनुष्य का गुर्दा या किडनी अगर ख़राब हो जाती है तो दोस्तों ध्यान रहेंगे जो रक्त का शोधन होता है वो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रहेंगे पेस मेकर के द्वारा क्या होता है दोस्तों? पेस मेकर के द्वारा हृदय की जो गति होती है स्पंदन दोस्तों, उसका मापन पेस मेकर के द्वारा किया जाता है या नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। और दोस्तों थर्मोस्टेट जो दिया गया है, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे तापमान के नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों।
जैसे कि बड़े बड़े जो ताप भट्ठियाँ हैं दोस्तों, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है टेम्परेचर के कंट्रोल के लिए। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो गुर्दा खराब होने पर रक्त का शोधन के लिए डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा रक्त का शोधन किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी का किडनी खराब हो गया है तो कुछ इस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के रक्त का शोधन किया जाता है। आप लोग इसको देख लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 153 मीटर ऊंची है दोस्तों। ध्यान देंगे स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की मूर्ति। और दोस्तों ध्यान देंगे ये किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों चीन में बनाई गई है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा कौन है, तो ये दोस्तों ध्यान देंगे जो 182 मीटर ऊंची है, और ये है दोस्तों सरदार पटेल की मूर्ति। तो ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो कि इंडिया में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों, वो दोस्तों ध्यान रखेंगे 182 मीटर है, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की वास्तुकार कौन है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे राम सुतार शर्मा जी। राम सुतार स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दोस्तों ध्यान रखेंगे जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की मूर्ति है वो 153 मीटर ऊंची है, और ये चीन देश में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों 182 मीटर ऊंची है, भारत में स्थित है। और ध्यान रखेंगे द मदर लैंड कॉल्स, ये 85 मीटर ऊंची है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये रसिया में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित, दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक हो गया है, वो ध्यान देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी के बारे में दिया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों जिसने भी इसका आंसर ए दिया है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। जीएसटी के बारे में अनुच्छेद 279 क के तहत दिया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछ ले कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछ ले कि जीएसटी का मॉडल किस देश के, भारत का जो जीएसटी है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो ये आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। और दोस्तों जीएसटी के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यदि आपसे पूछ ले कि जीएसटी परिषद काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री जो होता है दोस्तों, वो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, निम्नलिखित में से किस के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि स्वप्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ओनिरोलॉजी कहा जाता है। यदि आपसे किडनी के अध्ययन के बारे में पूछ ले दोस्तों कि किडनी का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, जिसमें किडनी का अध्ययन किया जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 के ओलंपिक में समापन कार्यक्रम में कौन ध्वजवाहक थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। जो 2020 के ओलंपिक में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पूनिया। और दोस्तों ध्यान देंगे बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों ध्यान देंगे ये रेसलर हैं, कुश्ती खेल से संबंधित हैं दोस्तों। और इन्होंने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो ये भी दोस्तों ध्यान देंगे इन्होंने 2020 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ध्यान देंगे मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं दोस्तों वेट लिफ्टर हैं। और दोस्तों ध्यान देंगे अवनी लखेरा। तो दोस्तों ध्यान देंगे अवनी लखेरा का संबंध शूटिंग खेल से है। और दोस्तों ध्यान देंगे ये एक पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, इनके बारे में ध्यान देंगे दोस्तों। और जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों ध्यान देंगे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये दोस्तों ध्यान देंगे जेवेलियन थ्रो से है, यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने दोस्तों 2020 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो भारत की इस 2020 में ओलंपिक में कौन सी रैंक थी? तो वो दोस्तों ध्यान देंगे 48वीं रैंक थी। और यदि पहला रैंक पूछ ले तो वो दोस्तों ध्यान देंगे अमेरिका का रैंक था। यदि आपसे दूसरा रैंक पूछ ले, सेकंड रैंक पूछ ले दोस्तों, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे चीन का था। तो आप लोग इसे ध्यान देंगे दोस्तों। और यदि आपसे पूछ ले कि टोक्यो जहाँ पे आयोजन हुआ है यानी कि जापान में, तो जापान का कौन सा रैंक था? तो दोस्तों ध्यान देंगे जापान का 3rd रैंक था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि जापान का कौन सा रैंक था तो वो ध्यान रखेंगे दोस्तों जापान का 3रा यानी कि 3rd रैंक था। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत दिया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछ ले कि परमाणु संख्या की खोज किसने किया था? तो दोस्तों ध्यान देंगे परमाणु संख्या के अगर आपसे पूछ ले खोज तो वो दोस्तों ध्यान देंगे मोजले के द्वारा किया गया था। और इन्होंने ही पीरियाडिक टेबल को परमाणु संख्या के आधार पे रखा है दोस्तों। तो ये दोस्तों ध्यान देंगे। और दोस्तों परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो या चाहे रेलवे का एग्जाम हो, उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो वो दोस्तों ध्यान देंगे हेनरी कैवेंडिश जी ने किया था। तो इसको दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलम शाह द्वितीय। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो शाहजहां द्वारा तख्ते ताउस बनवाया गया था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आलम शाह द्वितीय था। क्योंकि दोस्तों इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और नादिर शाह ने तख्ते ताउस को तोड़कर उसमें जो शाहजहां ने कोहिनूर हीरा जड़वाया था दोस्तों उसे वो वहाँ से लेके चला गया था दोस्तों। जो तख्ते ताउस पे अंतिम मुगल बादशाह जो बैठा था तो वो दोस्तों ध्यान देंगे शाह आलम द्वितीय था। यदि आपसे पूछ लिए दोस्तों कि मुगल काल का अंतिम शासक कौन था तो वो दोस्तों ध्यान देंगे बहादुर शाह जफर जी थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, शाह बुलंद इकबाल या
किंग ऑफ लाफ्टी फॉर्चून किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है, तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दारा सिको। दोस्तों ध्यान रहेंगे, किंग ऑफ लाफ्टी फॉर्चून के नाम से दारा सिको को जाना जाता है। और दोस्तों ध्यान देंगे, जो दारा सिको है वो औरंगजेब का बड़ा भाई था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, औरंगजेब ने ही दारा सिको को हराकर अगला मुगल बादशाह बना था। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, आप लोग इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा लिखा गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहाना ए मंडी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे दोस्तों सहाना बना लीजिए। सहाना ए मंडी बाजार व्यवस्था किस शासक ने शुरू किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने सहाना ए मंडी बाजार व्यवस्था को लागू किया था। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सल्तनत काल का शासक है जिसने घोड़ों पे निशान लगवाना शुरू किया, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये सब शुरू किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्राचीन में परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता था? इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कणाद। कणाद एक महर्षि थे दोस्तों जिन्होंने परमाणु के बारे में पहला कंसेप्ट दिया था। दोस्तों ध्यान रहेंगे, जॉन डाल्टन से पहले ही इन्होंने परमाणु विज्ञान के बारे में कंसेप्ट दिया था, इसलिए इन्हें प्राचीन का परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी सीबीटी 1 में। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आगे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, या ग्रुप डी हो या सीसीडी हो। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये देख लेंगे दोस्तों, ये हैं महर्षि कणाद। तो आप लोग इनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिम तरंगड़ी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। दोस्तों ये इस पुस्तक में कविता लिखी गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि इनकी पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उस समय दिया गया था। तो आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। दोस्तों ध्यान रहेंगे, मेघालय जो है जनगणना 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत में मेघालय की हुई थी। कितना हुआ था दोस्तों? तो ध्यान रहेंगे, लगभग 27% इस राज्य की जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। और यदि आपसे पूछ ले कि सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जब सबसे कम जो है या न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वो किस राज्य का था? तो वो दोस्तों
ध्यान रखेंगे दोस्तों, नागालैंड का था -0.6%, -0.6% था दोस्तों। ये यहाँ की एकमात्र राज्य है जहाँ पे नकारात्मक वृद्धि दर था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेलेकाइट किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। दोस्तों ध्यान रहेंगे, मेलेकाइट तांबा का अयस्क है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों तांबा का और भी अयस्क हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसे। इसका एक और अयस्क है कैल्कोसाइट, एक है क्यूपोराइट और एक है दोस्तों मेलेकाइट। तो दोस्तों ये तीनों अयस्क को आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद है आप सभी लोग इसको सही करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरासमस। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो प्रोटीन की कमी के कारण रोग होता है वो मरासमस रोग होता है। और दोस्तों एक और रोग होता है क्वाशीयोरकोर रोग होता है दोस्तों, जो कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आपसे प्रोटीन के बारे में पूछे कि प्रोटीन की कमी से कौन रोग होता है, तो यही दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे दोस्तों। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि मधुमेह रोग किसके कारण होता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इंसुलिन के कारण होता है दोस्तों। जब मनुष्य के शरीर में जो अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों, वहाँ से इंसुलिन का स्रावन नहीं होता है, तो दोस्तों इसके कारण मधुमेह रोग हो जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे एनीमिया किसके कारण होता है, तो आयरन के कमी के कारण हो जाता है दोस्तों, या विटामिन B12 के कमी के कारण होता है एनीमिया रोग। तो इसको आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। और गलगंट रोग किसके कारण होता है दोस्तों, तो ये दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो गलगंट रोग है इसका ही दूसरा नाम है दोस्तों घेंघा रोग। तो आप लोग इसे ध्यान रहेंगे दोस्तों। जो घेंघा रोग होता है वो किसके कमी के कारण होता है, तो ये दोस्तों आयोडीन के कमी के कारण होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बताया दोस्तों। और दोस्तों ये देख लीजिए, जो मरासमस रोग होता है इसमें क्या होता है, बच्चे दुबले पतले हो जाते हैं और जो उनकी पेट है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा निकल जाती है। और ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो मरासमस रोग है वो 6 से 18 महीने की उम्र के बच्चों में होती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो अपनी माँ के स्तनपान से वंचित हो जाते हैं उन्हीं को अधिकतर ये रोग होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मेरी डेली सुबह 5:30 बजे क्लास आती है, जो कि दोस्तों 1 मिनट की होती है, जिसमें दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन रिवाइज कराए जाते हैं, जो कि दोस्तों फटाफट होते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे देखना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो जो है 1 या 1.5 मिनट की होती है, जिसमें आपको दोस्तों 10 क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर दें। और दोस्तों ये जो है ये आपके परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों इसे देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और जो भी दोस्तों नए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।